हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो एक प्रैक्टिस सेट है वह सीडीपी अर्थात बाल विकास का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मिलेंगे 30 प्रश्न। 30 प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और 30 प्रश्न आज के वीडियो से जो भी हैं दोस्तों वह आपके सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण से रिलेटिव है। तो पूरी वीडियो 30 प्रश्नों के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद आज की ये वीडियो जो पेडागोजी से भी आधारित है जो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे कि जो आपका समाजीकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो समाजीकरण होता है वह शारीरिक विकास की प्रक्रिया होती है कि सामाजिक व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया होती है कि केवल बौद्धिक विकास होता है कि केवल भाषा विकास होता है। इस प्रश्न को बताने से पहले आपको मैं कुछ डीपली चीजें बताऊं, यहाँ पे निष्कर्ष जैसी जो चीजें होती है जिससे आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ सकें। मैंने आपको जब बाल विकास का चीज़ें बताना स्टार्ट किया तो वहीं पे बताया कि दोस्तों याद रखेंगे जो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, आप उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से चीज़ें बहुत आपके क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जो भी पेडागोजी के प्रश्न होते हैं ना वहीं से बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखा केवल भाषा सीखना ही समाजीकरण कहलाता है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। समाजीकरण में हम तमाम चीज़ों को सीखते हैं, भाषा विकास सीखते हैं, बौद्धिक विकास सीखते हैं, उसमें हम व्यक्तित्व विकास सीखते हैं, सांस्कृतिक विकास सीखते हैं, ये सब चीज़ों को सीखते हैं। तो केवल बौद्धिक विकास को हम सही बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। शारीरिक विकास का इससे संबंध होता है प्यारे? नहीं होता है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है मतलब समाज में कैसे अपने व्यवहार को परिवर्तित किया जाए यही समाजीकरण होता है। समाज से कैसे हम चीज़ों को सीखें, समाज में एक दूसरे के साथ कैसे हम बिहेव करें, कैसा बिहेवियर करें, यह समाजीकरण होता है। और यह होता है व्यक्तित्व निर्माण की प्रोसेस या व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया। तो याद रखेंगे सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का तत्व नहीं है। समाजीकरण का कौन तत्व नहीं है, कहां से बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा यही हमको बताना है। याद रखेंगे सामाजिक मूल्य नहीं है, कि आपका सांस्कृतिक मान्यताएं नहीं है, कि आपकी जैविक संरचना नहीं है, कि आपका सामाजिक अपेक्षाएं नहीं है। याद रखेंगे सामाजिक अपेक्षाएं भी समाजीकरण का तत्व है, यहां से भी समाजीकरण की चीजें पनपती हैं। जो आपका सांस्कृतिक मान्यताएं हैं यहां से भी हम समाजीकरण को सीखते हैं। सामाजिक जो मूल्य हैं दोस्तों वो यहां से भी हम चीज़ों को कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो जैविक संरचना होती है ना यह जो होती है समाजीकरण का तत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है ये आपको बताना है। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया स्थिर होती है, सीमित होती है, जीवन प्रयत्न चलने वाली होती है, केवल बचपन तक सीमित होती है। आप बताइएगा। आज की वीडियो जो समाजीकरण से काफ़ी रिलेटिव चीज़ें हैं जिसमें आप लोग प्राथमिक समाजीकरण के एजेंसियाँ, द्वितीयक समाजीकरण के एजेंसियाँ, जो अनौपचारिक समाजीकरण, औपचारिक समाजीकरण जिससे प्रश्न बनते हैं, जो काफ़ी सिलेबस यहाँ से आपका मिलता जुलता है, हर साल इससे प्रश्न बन जाते हैं एक दो। तो इसलिए मैंने इस एक ही वीडियो आपके लिए लाया जो समाजीकरण से चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है। स्थिर होती है? नहीं दोस्तों, स्थिर नहीं होती है। याद रखेंगे सीमित होती है? नहीं, असीमित होती है। समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलता है। किसी से बच्चा का समाजीकरण हो सकता है, किसी से बच्चा कुछ समाज की चीज़ें या नैतिक चीज़ें चाहे व्यक्तित्व विकास की चीज़ें सीख सकता है। तो स्थिर होती है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सीमित होती है ऐसा कुछ नहीं है, केवल बचपन तक सीमित होती है। नहीं दोस्तों, बच्चा जब तक मृत्यु को न प्राप्त कर ले वह उसके बुढ़ापे तक उसकी समाजीकरण की चीज़ें चलती रहती है। वह समाज से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहता है, उसके व्यवहार में चेंजअप आते रहते हैं। तो जीवन प्रयत्न चलने वाली यह जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा। आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि याद रखेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तभी आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा या आपको वीडियो कोई मिस नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर के बाद अब हम आते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, समाजीकरण का कौन सा गुण सही है ये आपको बताना है। यह केवल औपचारिक प्रक्रिया है, यह केवल अनौपचारिक प्रक्रिया है, यह औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है, यह केवल जैविक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है।
अगर मान लीजिए कि सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समाजीकरण का कौन सा गुण सही है, यह केवल औपचारिक, यहाँ पे केवल निगेटिव टैग वर्ड आया, यहाँ पे देखिएगा केवल निगेटिव टैग वर्ड आया, दोनों को ध्यान रखिए। और यहाँ भी देखिए केवल जैविक प्रक्रिया है, यहाँ पर भी निगेटिव टैग वर्ड आया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं आपको चीज़ों को बिल्कुल एक बाई एक कर जोड़ जोड़ के बताऊंगा तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब देखिएगा समाजीकरण के साथ जाएं और कहें कि यह औपचारिक प्रक्रिया होती है कि यह अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। औपचारिक अनौपचारिक का मतलब होता है कि एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिस पर हम विशेष बल देकर चीज़ों को सीखते हैं, और एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसको हम अपने उसी तरह आमतौर चीज़ों पर बिना कोई प्रभाव, बिना कोई बल, बिना कोई नियम के हम सीख जाते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल थ्रू जानते हैं कि एक विद्यालय होता है और एक परिवार होता है, तो विद्यालय में सीखने के लिए हम जाते हैं और परिवार से चीज़ें हम खुद ब खुद चीज़ें, रोजमर्रा की चीज़ें सीख जाते हैं। तो याद रखेंगे, तो जो आप लोग देखेंगे कि जो विद्यालय और परिवार जब हम दोनों से सीखते हैं, दोनों आपके औपचारिक अनौपचारिक एग्जाम्पल हैं। तो आपको मैं बता दूं समाजीकरण का कौन सा गुण सही है, तो याद रखेंगे यह अनौपचारिक प्रोसेस भी होता है और यह औपचारिक प्रोसेस होता है, मतलब दोनों विधि से हम चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन होती है, याद रखेंगे। यहां से मैं आपको बता दूं प्राथमिक एजेंसी और द्वितीयक एजेंसी, दोनों चीजें बहुत ज्यादा भर भर के आपसे पूछता है और कई बार यहां से प्रश्न बन जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, जहां भी सीडीपी बनते हैं, केवीएस वगैरह में भी बन जाते हैं। तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन है और द्वितीयक एजेंसी कौन है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे प्राथमिक एजेंसी कौन होती है, तो जैसे आप लोग का प्राथमिक एजेंसी का सबसे अच्छा साधन ये है ना कि जहाँ पे बच्चा सर्वप्रथम चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे जैसे आपका परिवार हो गया, ये प्राथमिक एजेंसी के एग्जाम्पल हैं। आस पड़ोस हो गया, ये प्राथमिक एजेंसी के एग्जाम्पल हैं। और द्वितीयक एजेंसी का बात करें दोस्तों, तो जैसे स्कूल हो गया, ठीक ना, जैसे लाइब्रेरी हो गई, ये द्वितीयक एजेंसी हो जाएगा। तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन है दोस्तों, विद्यालय है कि मित्र है कि आपका परिवार है कि मीडिया है। मैंने बता दिया कि क्या होगा दोस्तों, परिवार, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मीडिया द्वितीयक एजेंसी है, मित्र भी आप लोग बिल्कुल जान ही जाएंगे द्वितीयक एजेंसी होगा, विद्यालय भी क्या होगा दोस्तों, द्वितीयक एजेंसी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है मैंने बता दिया, जन्म के तुरंत बाद से स्टार्ट होती है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। एक बात को याद रखिएगा, तो समाजीकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था से प्रारंभ होती है। किशोरावस्था 12 से 18 साल का होता है, ऐसा होता है दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विद्यालय जाने के बाद आपके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं होता। आपके व्यवहार में परिवर्तन शुरू से दिखने लगते हैं। याद रखेंगे युवावस्था में होती है, नहीं, याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा शैशवावस्था, मतलब कि जन्म के बाद की जो अवस्था होती है। याद रखेंगे यहीं से बच्चे का विकास, समाजीकरण का विकास स्टार्टअप हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक करिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर, जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान तरीके से देखेंगे तो आपको बता दें, जैसे कि शैशवावस्था जन्म के तुरंत बाद की अवस्था होती है, और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा माँ के संपर्क में आता है ना, तभी से बच्चे के अंदर समाजीकरण के स्टार्टअप हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चा माँ से समाजीकरण के प्रोसेस को सीखता है, बात याद रखेंगे। जैसा कि बोला गया है कि माँ प्रथम डॉक्टर होती है, प्रथम मास्टर होती है, प्रथम सब कुछ वही होती है। माँ को बच्चा सर्वप्रथम पहचानना स्टार्ट करता है, माँ के बोली को सर्वप्रथम टेक केयर करना स्टार्ट करता है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी में कौन शामिल है, प्राथमिक एजेंसी और द्वितीयक एजेंसी। द्वितीयक एजेंसी की बात मैं करूं तो याद रखेंगे, जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय किसका एग्जाम्पल है, द्वितीयक एजेंसी का एग्जाम्पल है। जैसे मैं एक और बताऊं, मीडिया की बात करूं दोस्तों, द्वितीयक एजेंसी है। जैसे मैं कह दूं धार्मिक स्थल, याद रखेंगे अगर मैं कहूं कि धार्मिक स्थल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो यह द्वितीयक एजेंसी के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे माता पिता प्राथमिक होगा, परिवार प्राथमिक होगा, भाई बहन भी प्राथमिक एजेंसी होगा। यहाँ पे विद्यालय क्या होगा दोस्तों, द्वितीयक एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, समाजीकरण का पहला अनौपचारिक कारक कौन होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो समाजीकरण का पहला अनौपचारिक जो आपका कारक होता है वो कौन होता है, तो आपका
विद्यालय होता है कि परिवार होता है कि मीडिया होता है कि धर्म होता है। तो समाजीकरण का अनौपचारिक कारक, याद रखेंगे अनौपचारिक और औपचारिक में अंतर होता है। अनौपचारिक कारक वे कारक होते हैं जहां पर हम सीखने के लिए किसी नियम चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो समाजीकरण का पहला अनौपचारिक कारक क्या होता है दोस्तों? परिवार होता है। और अनौपचारिक औपचारिक को मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक जो होते हैं ना, याद रखेंगे इनको सीखने के लिए विशेष कोई बल की हम आवश्यकता नहीं प्रयोग करते हैं। इनको बिना कोई हम लाग लपेटे के, बिना कोई परिश्रम के, बिना कोई दबाव में हम चीज़ों को नहीं सीखते हैं। परिवार आपके अनौपचारिक का एग्जाम्पल है। और याद रखेंगे, और जो आपका विद्यालय हो गया, आपका मीडिया हो गया, आपका धर्म हो गया, ये औपचारिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे देखते हैं, पुस्तकालय किस प्रकार की एजेंसी है, ये आपको बताना है। आपका सक्रिय एजेंसी है कि आपकी प्राथमिक एजेंसी है कि निष्क्रिय एजेंसी है कि औपचारिक एजेंसी है, क्या है आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं, पुस्तकालय जो होता है दोस्तों वह एक निष्क्रिय एजेंसी है। इसमें पुस्तकों से हम चीज़ों को सीखते हैं, ना कि पुस्तकें हमें चीज़ों को सिखाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है। समाजीकरण केवल स्कूल में होता है, केवल स्कूल में होता है ऐसा नहीं है दोस्तों, वह घर में भी होता है, परिवार में होता है, समाज में होता है, आस पड़ोस से होता है, मित्र से होता है, खेल के मैदान में होता है, सब जगह होता है। समाजीकरण केवल परिवार में होता है। अगर केवल परिवार में होता तब स्कूल के साथ हम स्कूल में नहीं होता, ठीक ना। तो याद रखेंगे, स्कूल में भी होता है, परिवार में भी होता है, केवल होता है ऐसा नहीं है दोस्तों। तो गलत गलत हम कर लेंगे। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, बात तो सही दिख रही है। समाजीकरण केवल बचपन में होता है नहीं, चाइल्डहुड का ये साधन नहीं है दोस्तों, ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास कितने चरणों में होता है, ये आपको बताना है। तो एरिक्सन याद रखेंगे महान मनोवैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है ना, वो बालक के अंदर पूरे 8 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था किस आयु में होती है। तो जो बच्चे की 0 से, मतलब कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की जो आयु होती है ना, इसको ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास की आयु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं 1 वर्ष, ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जो देखेंगे ऑटोनोमी वीएस सेम एंड डाउट अवस्था का संबंध किससे होता है, ये आपको बताना है। तो इसको हिंदी में हम ये बोलेंगे कि स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह का अवस्था का संबंध किससे होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो ऑटोनोमी वीएस सेम एंड डाउट की जो अवस्था होती है दोस्तों, वह आत्मविश्वास से होती है, कि स्वतंत्रता का विकास से होती है, कि पहचान संकट से होती है, कि सामाजिक संबंध से होती है। तो याद रखेंगे, जो ये अवस्था का संबंध होता है यह स्वतंत्रता का विकास से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है ना, कि बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है, और शर्म और संदेह, और जैसे आप लोग और देख रहे हैं स्वायत्तता, जो आप लोग ऑटोनॉमी को स्वायत्तता बोलते हैं, ये सभी चीज़ों से बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है। और बच्चा का मानना होता है कि जब हम इस सब चीज़ों से, मतलब संदेह से, शर्म से मैं जब स्वतंत्र हो जाऊंगा तो मैं सीखने में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मदद मिलेगी। और जब बच्चा संदेह में होगा, शर्म में होगा, तो बच्चा बिल्कुल सीख नहीं पाएगा। यह एक महान मनोवैज्ञानिक का कहना है, जिनका नाम अभी आपको मैंने ऊपर बताया। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, एरिक्सन, याद रखेंगे, एरिक्सन इनका नाम है, इन्हीं का ये कहना है, इन्हीं का ये कथन है। आगे देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन का अवस्था किस आयु में होती है, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आप लोग देखे हैं ना कि आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे दोस्तों इसके साथ ये होता है ना कि बच्चे के अंदर पहचान बनाम भूमिका भ्रम, याद रखेंगे। रोल कंफ्यूजन का मतलब होता है, कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, याद रखेंगे, और रोल का मतलब होता है भूमिका, याद रखेंगे, और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, याद रखेंगे। क्या वो बताया दोस्तों, पहचान। अब हिंदी में देखिएगा, पहचान बनाम भूमिका भ्रम अवस्था किस आयु में होती है, मतलब बच्चा किस आयु में अपनी पहचान बनाने के प्रति अग्रेसिव रहता है, अपना पहचान जानना चाहता है। याद रखेंगे, एरिक्सन के अनुसार
मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में आइडेंटिटी वीएस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बना भूमिका भ्रम, विकास की 5वीं अवस्था होती है, ये भी बात याद रखेंगे। और यह अवस्था जो होती है दोस्तों याद रखेंगे वो 12 से 18 साल की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोर अवस्था। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक समाज में अपनी भूमिका ढूंढता है कि मेरी भूमिका क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एरिक्सन के सिद्धांत में प्रत्येक अवस्था किस बात पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो जो एरिक्सन साहब ने पूरे 8 अवस्थाओं का चयन बताया और उसमें ये पूछ रहा है कि प्रत्येक अवस्था को जो उन्होंने बताया है वह किस पर आधारित है, किससे संबंधित है, किससे रिलेटिव है। शारीरिक विकास से है कि सामाजिक संघर्ष से है कि मानसिक रोग से है कि आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास संबंधी चीजें उन्होंने नहीं बताई है। उन्होंने बताया है एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक अवस्थाएं जो होती है, जो 8 अवस्थाओं का उन्होंने चर्चा किया, उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक बच्चा होता है ना वह सामाजिक संघर्ष या संकट का सामना करना पड़ता है। याद रखेंगे सामाजिक संघर्ष या संकट, यहाँ पे मैं संकट भी लिख दूं। उन्होंने बताया कि सामाजिक संघर्ष या बच्चा संकट का सामना करता है, और प्रत्येक 8 अवस्थाओं में इसका विवरण दिए हैं और कहते हैं कि बच्चा संकट से या सामाजिक संघर्ष से चीज़ों को सीखता है और धीरे धीरे अपनी भूमिका बना लेता है समाज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जो आप लोग देखेंगे ब्रानफेन-ब्रेनर का सिद्धांत किससे संबंधित है, बुद्धि विकास से है कि अधिगम से है कि पर्यावरणीय प्रभाव से है कि भाषा विकास से है। मैं आपको बता दूं, जो आप लोग देख रहे हैं जिनका नाम पूरा है दोस्तों यूरे ब्रानफेन-ब्रेनर, इनका जो सिद्धांत है दोस्तों याद रखेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, उसके सिद्धांत से है। इनका कहना है कि बच्चे के विकास उसके आसपास के परिवेश से प्रभावित होते हैं, उनके जो आसपास का जो आपका नियर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे प्रभावित होता है, जो कि ब्रानफेन-ब्रेनर का सिद्धांत जो कि पर्यावरणीय प्रभाव पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। हम बात करेंगे जो 17 नंबर प्रश्न आपके सामने आप लोग देख रहे हैं कि जो माइक्रो सिस्टम में क्या शामिल होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो माइक्रो सिस्टम में क्या शामिल होता है, समाज के बड़े संस्थान शामिल होते हैं कि परिवार और विद्यालय शामिल होता है कि संस्कृति शामिल होती है कि समय शामिल होता है। जो माइक्रो सिस्टम होता है ना, ये समाजीकरण की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। और आपको बता दें माइक्रो सिस्टम में समाज के बड़े संस्थान नहीं शामिल होते। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है दोस्तों, सिस्टम का मतलब तंत्र होता है, और सीखने के चीजों में आपके सीडीपी बाल विकास में आते हैं। तो याद रखेंगे इसमें परिवार और विद्यालय जो होते हैं ना दोस्तों, इसमें जो सूक्ष्म तंत्र होते हैं वे शामिल होते हैं। याद रखेंगे इसमें क्या होते हैं, तो सूक्ष्म तंत्र शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम 18 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 18 नंबर में कि जो यहाँ पे देखेंगे मिसो सिस्टम क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। व्यक्तित्व और समाज का संबंध दर्शाता है कि विभिन्न माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध दर्शाता है कि केवल संस्कृति, केवल समय, केवल खत्म कर दीजिए दोस्तों। व्यक्ति और समाज का संबंध दर्शाएगा कि आपका विभिन्न माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध दर्शाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे हम व्यक्ति और समाज के साथ जाएंगे तो विभिन्न माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध दर्शाएगा, इसके साथ हम जाएंगे। ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए के साथ मत जाइएगा, यहाँ पे काफी भ्रम की स्थिति बनती है, ए आपका गलत है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, याद रखेंगे जो आपके सामने है कि इक्सो सिस्टम का उदाहरण क्या है, माता पिता का कार्यस्थल है कि आपका मित्र समूह है कि विद्यालय है कि परिवार है, ये आपको बताना है। जो याद रखेंगे जो इक्सो सिस्टम आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में इसको बाह्यमंडल बोलते हैं। बाह्यमंडल का उदाहरण क्या है, एरिक्सन के अनुसार बाह्यमंडल का उदाहरण क्या है, यहाँ पे देखिएगा परिवार जो है बाह्यमंडल का नहीं है दोस्तों, ये तो संबंध आंतरिक से है। विद्यालय भी बाह्यमंडल का जो एग्जाम्पल होगा वो नहीं होगा दोस्तों। मित्र समूह ये भी नहीं होगा। माता पिता का जो कार्यस्थल होता है ना, याद रखेंगे जो माता पिता का कार्यस्थल जैसे कि ऑफिस हो गया, वहाँ पे बच्चा प्रमोशन जैसी चीजों को सीखता है, तो यही आपका बाह्यमंडल का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे हम 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो है कि माइक्रो सिस्टम किससे संबंधित होता है। तो याद रखेंगे जो माइक्रो सिस्टम होता है ना वो जो याद रखेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम से संबंधित होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका परिवार, विद्यालय, सांस्कृतिक और मूल्य और मित्र किससे संबंधित होगा। तो याद रखेंगे यह जो होगा आपका संस्कृति और मूल्य से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए याद रखेंगे जो लास्ट में आप लोग पेडागोजी के भी प्रश्न को देखेंगे। पेडागोजी के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप इसको बताइएगा कि पेडागोजी में कौन से प्रश्न आपके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे आपका ब्रूनो जिनका नाम यूराई ब्रोनफेनब्रेनर है उनके द्वारा ये दर्शाया गया है। जो याद रखेंगे क्रोनो सिस्टम क्या दर्शाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है समय प्रणाली। याद रखेंगे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है समय प्रणाली। क्या दर्शाता है, याद रखेंगे स्थान को, समय और जीवन की घटनाएं को, समाज और संस्कृति किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। बिल्कुल आप लोग समय प्रणाली किसको दर्शाती है, समय और जीवन की घटनाओं को आप लोग बिल्कुल देखते ही जान गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे और 22 नंबर प्रश्न आपके सामने। यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं और देखेंगे कि कौन आपका बिल्कुल इसमें से सही होगा। याद रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एरिक्सन के अनुसार, याद रखेंगे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के चरणों को उनकी विशिष्ट आयु या अवधि से मिलाइए। याद रखेंगे उनकी विशिष्ट आयु या अवधि से मिलाना है और उनकी विशिष्ट आयु या अवधि कौन सी होती है, कैसी होती है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे जो अगर हम इनकी अवधि की बात करें तो यहाँ पे देखेगा अहम अखंडता बनाम निराशा का जो सिद्धांत है वह कब देखने को मिलता है। याद रखेंगे वह वृद्धा अवस्था में देखने को मिलता है। जो याद रखेंगे 65 वर्ष या उसके आगे की जो अवस्था होती है। यहाँ पे देखेंगे स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की जो अवस्था होती है दोस्तों, यह कब देखने को मिलती है, यह 1.5 से 3 वर्ष के समय में मिलती है। ये भी इसके साथ होगा। घनिष्ठता बनाम अलगाव की कब बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर जैसे कि संबंध आ जाते हैं या गुण आते हैं। घनिष्ठता बनाम अलगाव की बात करें दोस्तों तो 3 नंबर का आप किसके साथ जाएंगे, प्रारंभिक वयस्कता का जो काल होता है 20 से 45 वर्ष जिसको उम्र मानते हैं, यह अवस्था होती है। और लास्ट में आपका बना पहचान बनाम भूमिका के लेकर भ्रम। याद रखेंगे इसमें बच्चा संघर्ष करता है, अपनी समाज में पहचान बनाना चाहता है, अपनी भूमिका खोजता है, तो इसके साथ होगा। और याद रखेंगे जब इसके साथ होगा तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करिएगा, इसी के साथ आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बातों को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आपका बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, क्या तत्व हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो बालक होते हैं उनके सामाजिक विकास को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक तत्व प्रभावित करते हैं कि वंशानुगत तत्व प्रभावित करते हैं कि शारीरिक तत्व प्रभावित करते हैं कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो प्रभावित करते हैं। तो बालकों का सामाजिक विकास कौन प्रभावित करेगा, तो जो समाज के विभिन्न तत्व होते हैं, जो परिवेश के विभिन्न जो तत्व होते हैं, जो श्रृंखला में जुड़े तंत्र में जो जुड़े जो सामाजिक तंत्र होते हैं वह बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व होता है बच्चे के सामाजिकता को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है ये आपको बताना है। सामाजिक मूल्य को देखेंगे। प्राथमिक लक्ष्य ये सामाजिक मूल्य होता है कि मूल प्रवृत्ति होती है कि सहायता परक व्यवहार होता है कि आक्रामकता की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे आक्रामकता की आवश्यकता सामाजिक मूल्य के साधन में नहीं होती है, मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता है। सहायता परक व्यवहार जो सामाजिकता जहाँ पे होती है, जहाँ पे एक दूसरे, याद रखेंगे अगर कक्षा की ही बात करें, क्लासरूम की बात करें, जहाँ पे बच्चा एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे से बात व्यवहार करके चीज़ों को सीखता है, तो यही सहायता परक व्यवहार होता है जो समाजीकरण का मूल्य रूप होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि पेडागोजी से संबंधित है कि माता पिता ने एक विशेष शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चे के समाजीकरण के प्रभाव को दर्शाता है। याद रखेंगे आपको मैं बता दूं कि कोई धारावाहिक हो गई, कोई पिक्चर हो गया या कोई भी शो हो गया, अगर उस शो से आपके समाज में जो बच्चे हैं उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उस शो पर जो समाज के लोग होते हैं वो प्रतिबंध लगाने की अपनी शर्त रखते हैं। तो यह प्रभाव क्या होगा, समाजीकरण पर प्रभाव किसको दर्शाएगा, मीडिया
को, सहपाठियों को, पास पड़ोस को, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को नहीं दर्शाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। पास पड़ोस को नहीं दर्शाएगा, सहपाठियों को नहीं दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे यह मीडिया को दर्शाएगा, क्योंकि जो मीडिया का प्रभाव होता है, टेलीविजन शो, फिल्में, इंटरनेट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ये बच्चे के व्यवहार, भाषा और आदतों को गहराई से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। बहुत से लोग होंगे जो 4 को ध्यान रखेंगे, 4 आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं, जो कि अलग सीडीपी के जहां प्रश्न बनते हैं वहां पे काफी ये अच्छे प्रश्न हैं। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? ये प्रश्न कर रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहलाता है, समावेशन कहलाता है, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे जहां पे हम एक दूसरे के, याद रखेंगे जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आदतों को, कौशलों को, मूल्यों को, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, समाज का जिम्मेदार एक व्यक्ति हम अपने आप को बनाते हैं। यह प्रोसेस व्यक्तित्व निर्माण की होती है और व्यक्तित्व निर्माण होता है समाजीकरण में। ऑप्शन नंबर 1 आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। यह एक रैखिक प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से घटती है और यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है यही आपको बताना है, याद रखेंगे। तो कौन इसकी विशेषता नहीं है यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे रैखिक नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया होती है समाजीकरण, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से घटित होती है, यह बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो याद रखेंगे जो समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है तो यह रैखिक प्रक्रिया नहीं होती है, याद रखेंगे यह बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर की बात करते हैं। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय, याद रखेंगे विद्यालय और समाजीकरण दोनों के बारे में चूज करना है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। चलिए सही बात है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक होता है। क्या होता है ये आपको बताना है। अगर सभी को ध्यान से देखेंगे तो पहला मुख्य कारण समाजीकरण का नहीं होता है। पहला मुख्य कारण परिवार होता है, माता पिता होते हैं, याद रखेंगे भाई बहन होते हैं। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जो सही चीजें निखर कर आएंगी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक मानेंगे। यहाँ पे थोड़ी भूमिका के साथ हम नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आप लॉक करिएगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। समाजीकरण की द्वितीयक प्रक्रिया कब तक चलती है ये आपको बताना है। केवल बचपन तक चलती है, केवल किशोरावस्था तक चलती है, जीवन भर चलती है, केवल स्कूल तक चलती है। तो जो द्वितीयक अवस्था होती है ना, याद रखेंगे वह समाजीकरण की जीवन भर चलती है। याद रखेंगे जब तक बच्चा जीवित है, जब तक व्यक्ति जीवित है, तब तक बच्चा कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। बहुत से अभिभावक, याद रखेंगे बहुत से अभिभावक ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उसके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव को दर्शाता है। मीडिया को, सहपाठियों को, पास पड़ोस को, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को। किसको? बिल्कुल सेम प्रश्न वही रिपीट हुआ। तो ये किसको दर्शाएगा दोस्तों? मीडिया को। ये मीडिया को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मीडिया जैसे आपका टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, जैसे आपका कार्टून भी बोला जो कार्टून हो गया, समाजीकरण के एक द्वितीयक सेकेंडरी कारक है। यह बच्चों के व्यवहार, भाषा और सोचने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब